नमस्कार। फास्टेक्स न्यूज़ में मैं अनीस झा एक बार आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ। आज जिस मुद्दे पर मैं चर्चा करने जा रहा हूँ ये वो फैक्ट्स हैं जो कोलकाता के ट्रेनी डॉक्टर रेप मर्डर केस से जुड़े हुए हैं। एक ब्रीफ फैक्ट्स की जो रिपोर्ट है वो मैं आप लोगों के सामने पेश करने जा रहा हूँ। इसमें मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि आखिर उस रात हुआ क्या था। संजय रॉय कौन है, ट्रेनी डॉक्टर कौन होते हैं, और भी इस केस से जुड़ी बहुत सारी चीजें कि सीबीआई ने अब तक कितना क्या किया, कोलकाता पुलिस का कितना इसमें अहम रोल था, साथ ही साथ जो आरजी कर मेडिकल हॉस्पिटल के स्टूडेंट्स और डॉक्टर्स, नर्सेज और देश भर के जो डॉक्टर्स हैं जिन्होंने हड़ताल किया, उनका इसमें क्या रोल रहा और इन्होंने कितना योगदान दिया उस ट्रेनी डॉक्टर को इंसाफ दिलाने के लिए। आरजी कर मेडिकल हॉस्पिटल जो नॉर्थ कोलकाता के श्याम बाजार में स्थित है, जिसकी स्थापना सन 1885 में हुई और वह देश के पुराने मेडिकल कॉलेजेस में से एक माना जाता है। इसी हॉस्पिटल में एक 31 साल की पोस्ट ग्रेजुएट महिला ट्रेनी डॉक्टर, अब ये पोस्ट ग्रेजुएट महिला ट्रेनी डॉक्टर्स कौन होती हैं? ये वो होती हैं जो डॉक्टर तो होती हैं लेकिन ये साथ ही साथ ये ट्रेनिंग ले भी रही होती हैं और अपने से जूनियर्स डॉक्टर को ट्रेनिंग दे भी रही होती हैं। इनका काम क्या होता है? नॉर्मली इनकी शिफ्ट 24 घंटे, 36 घंटे, 48 घंटे और कई बार 72 घंटों तक भी चलती है। इसी शिफ्ट के दौरान इनको रेस्ट पूरा मिलता है, लेकिन इनको कभी भी किसी भी वक्त किसी भी कॉल पे जाना पड़ सकता है और हॉस्पिटल में चक्कर लगा के पेशेंट से मुलाकात करके पेशेंट को देखना पड़ सकता है। उस रात भी 8 अगस्त की रात को करीब करीब 12 से 1 के बीच में उस महिला ट्रेनी डॉक्टर ने अपने पेरेंट्स से फोन पर बात करी और करीब रात के 1 बजे हॉस्पिटल में चक्कर काट के जो भी अपना काम था उसको खत्म करके वो वापस आई और हॉस्पिटल के एक बिल्डिंग में जिसका नाम प्रिलिमिनरी डिपार्टमेंट बताया जाता है, उसके 3rd फ्लोर पे एक सेमिनार हॉल है। उस सेमिनार हॉल में अपने 4 दोस्तों के साथ, जी हाँ 4 स्टाफ थे, जिसमें से एक मेडिकल स्टाफ था, 2 ट्रेनी डॉक्टर्स थे और एक मेडिकल इमरजेंसी का स्टाफ था। इन चारों के साथ उसने डिनर किया और उसी रात को ओलंपिक में नीरज चोपड़ा का भाला फेंक प्रदर्शन चल रहा था, जिसको वो लोग बैठ के इंडिया को सपोर्ट कर रहे थे। जब मेडल सेरेमनी खत्म हो गया, नीरज चोपड़ा को सिल्वर मिल गया, उसके बाद जो वो 4 लोग थे उसके साथ में वो वहां से चले गए। लगभग 36 घंटे की शिफ्ट खत्म किए हुए थकी हुई उस महिला ट्रेनी डॉक्टर ने सोचा कि मैं यहीं थोड़ी देर आराम कर लेती हूं। वो वहीं सो गई। लगभग 1 घंटे बाद एक दूसरा ट्रेनी डॉक्टर उसके पास आता है और एक रिपोर्ट दिखाता है। वो उस रिपोर्ट को देखती है। आपको बता दूं, ये आखिरी बार उस महिला ट्रेनी डॉक्टर को जीवित देखा गया था। सुबह 7:30 बजे उस महिला ट्रेनी डॉक्टर की उसी सेमिनार हॉल में लाश बरामद होती है, जो आधा नेक्ड था, शरीर पे कई जगह चोट के निशान थे, आंखों से और प्राइवेट पार्ट से ब्लड निकल रहा था। उसके बाद सुबह 9 बजे कोलकाता के असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का फोन महिला के पेरेंट्स के पास जाता है और उन्हें यह सूचना दी जाती है कि आप जल्दी से हॉस्पिटल आ जाइए, आपकी बेटी सीरियस कंडीशन में है। ये सुन के उनके पेरेंट्स हिल जाते हैं कि अभी रात को बात करी थी, आखिर हॉस्पिटल में ऐसा क्या हो गया जो सीरियस कंडीशन है। उनके कुछ समझ नहीं आ रहा था। इतने में दोबारा 20 मिनट बाद सेम उसी नंबर से उसी व्यक्ति का दोबारा फोन आता है और उनके पेरेंट्स को यह बताया जाता है कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया।
उसके बाद तो वो लोग बोल ही दिया जो आपका लड़की सुसाइड दिया, आप लोग जल्दी आइए। विक्टिम के पेरेंट्स ने बताया कि जब वो लोग 11 बजे हॉस्पिटल पहुंचे तो उनको बॉडी देने से पहले 2 घंटे तक वेट कराया गया। वहाँ हमको 3 घंटा खड़े रखा। लगता है शायद कि हॉस्पिटल वाले लाश को ठीक कर रहे होंगे, साफ कर रहे होंगे, या अर्धनग्न अवस्था में जो बॉडी मिली थी उसको कपड़े पहनाए जा रहे होंगे। जब कलकत्ता पुलिस आरोपी संजय रॉय को गिरफ्तार करने पहुंची तो उन्होंने देखा कि उसके पास वह ब्लूटूथ हेडसेट नहीं था। उन्होंने उससे पूछा, तुम्हारा ब्लूटूथ हेडसेट कहाँ है? तो उसने कहा कि वह खो गया है। किंतु हैरान करने वाली बात यह थी कि जब पुलिस ने उसका मोबाइल लेके सिर्फ ब्लूटूथ ऑन ही किया तो वो ब्लूटूथ हेडसेट जो विक्टिम के पास से बरामद हुआ था, शव से बरामद हुआ था, वह ऑटोमेटिक कनेक्ट हो गया। इस सस्पेक्ट के आधार पर संजय रॉय को गिरफ्तार कर लिया जाता है, सस्पेक्ट नंबर 1 बना के। उसके बाद जब उसको कोर्ट में पेश किया जाता है तो वह अपना जुर्म कबूल लेता है। किंतु इसमें और भी बड़ी खामियां थी, बहुत सारी चीजें थी जिसका उजागर होना जरूरी था। तो यह केस में और छानबीन करने की जरूरत बताकर कोर्ट ने 2 दिन का समय दिया। 2 दिन बाद कलकत्ता हाई कोर्ट ने खुद संज्ञान लेते हुए इस केस पे सुनवाई करी और केस सीबीआई को सौंपा। चौंकाने वाली बात तो यह है कि कोलकाता पुलिस ने यह केस सुसाइड के नाम पे रजिस्टर्ड किया और उनकी एफआईआर के रजिस्टर में यह केस सुसाइड के नाम पे रजिस्टर हो रखी है। उसके बाद जब डॉक्टरों का और स्टूडेंट्स का विरोध प्रदर्शन चालू हुआ तब जाके कोलकाता पुलिस ने इस एफआईआर को बदल के रेप एंड मर्डर केस में डाला। उसके लिए भी महिला के पेरेंट्स को कई जगह ठोकर खाने पड़े, कई जगह भटकना पड़ा। एफआईआर रजिस्टर करने के बाद जब पुलिस वालों पे प्रेशर बना, कोलकाता पुलिस पे प्रेशर बना, तो कोलकाता पुलिस ने करीब करीब 16 कंप्यूटर एक रूम में लगा के जितने भी हॉस्पिटल के कैमरे थे उनको खंगालना शुरू करा और उसमें प्रिलिमिनरी डिपार्टमेंट के सेमिनार हॉल की तरफ जाने वाले कैमरे में एक शख्स को देखा गया जिस शख्स के कंधे पे ब्लूटूथ हेडसेट रखा हुआ था। वो ब्लूटूथ हेडसेट विक्टिम के पास से बरामद किया गया था। वापसी में देखा गया कि वह शख्स कोई और नहीं, संजय रॉय था। अब यह संजय रॉय कौन है ये समझिए। संजय रॉय आज से 2 साल पहले आरजी कर मेडिकल हॉस्पिटल में ही बावर्ची का काम करता। करीब 18 सालों से वह अपने घर से दूर रहता था। अपने किसी भी घर वाले, माँ बाप, भाई बहन किसी से बात भी नहीं करता। 2 साल पहले वह बावर्ची का काम करता था। उसके बाद वह छोड़ के एक सिविल डिफेंस नाम जैसी संस्था जो सिविल एक्टिविटीज करती है, जो पुलिस वालों की हेल्प करती है डिजास्टर के अंदर, उसमें वह ज्वाइन हो गया। और जब 2 साल बाद वह वापस आया था तो वह सभी को यह बोलता था कि मैं अब पुलिस में हो गया हूं। संजय रॉय पुलिस में चला गया है। और चौंकाने वाली बात तो यह है कि वह कलकत्ता के श्याम बाजार के थाने में ही एक एएसआई के बैरक में साथ रहता था और उसकी बाइक पे कोलकाता पुलिस लिखा हुआ था। 12 अगस्त को ही उस सेमिनार हॉल का एक फुटेज सामने आया जिसमें उस सेमिनार हॉल के साथ वाले कमरे में कुछ तोड़फोड़ की गई और कुछ वहां पर मजदूरों द्वारा ईंटें जुड़वाने का काम करवाया जा रहा था, जिसको देखकर हिंसा और भड़क गई कि जब अभी तहकीकात चल रही है, जांच पड़ताल जारी है, तो आप उसमें उस फ्लोर के ऊपर ही क्यों काम करवा रहे हैं। यह बात जब 13 तारीख को सबको मालूम हुई तो सभी ने 14 अगस्त, आजादी के 15 अगस्त से, इंडिपेंडेंस डे से एक दिन पहले 14 अगस्त को सभी ने दोपहर 12 बजे उस आरजी कर मेडिकल हॉस्पिटल के सामने धरना प्रदर्शन चालू किया और शांतिपूर्ण तरीके से एक धरना चल रहा था जो शाम हो गई। रात तक वो धरना प्रदर्शन चला, किंतु उसी रात को करीब 12 से 2 के बीच में कुछ उपद्रवी और भीड़ उस हॉस्पिटल के सेमिनार हॉल में घुस जाते हैं और सेमिनार हॉल को तोड़फोड़ कर देते हैं। साथ ही साथ उस हॉस्पिटल के इमरजेंसी सेवाओं के जो बेड्स हैं, वेंटिलेटर्स हैं, उनको तोड़फोड़ कर देते हैं। आखिर यह लोग कौन थे? आखिर यह लोग कौन थे जिन्होंने उस हॉस्पिटल को तोड़ा?
जब कोलकाता पुलिस से यह पूछताछ की गई तो कोलकाता पुलिस के कमिश्नर ने बोला कि इसकी जिम्मेदारी तो हमारे मीडिया को जाती है, जो किसी भी बात को बढ़ा चढ़ा कर दिखाते हैं और लोगों में आक्रोश पैदा करते हैं। यह बात बिल्कुल सही है कि मीडिया कहीं ना कहीं छोटी सी छोटी बातों को बहुत बड़े लेवल पे दिखाती है, जिससे लोगों में आक्रोश पैदा होता है। हमारी देश की मीडिया भी कहीं ना कहीं इसमें उतनी ही जिम्मेदार है जितनी वो जनता, जितनी वो उपद्रवी जिन्होंने उस सेमिनार हॉल में तोड़फोड़ की। हैरान कर देने वाली बात यह थी कि एक रेप और मर्डर केस में इतना बड़ा पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट कहां से आ रहा था। टीएमसी सांसद, विधायक, बीजेपी विधायक लॉकेट चटर्जी, बहुत सारे लोग, इवन ममता बनर्जी, कोलकाता की वेस्ट बंगाल की सीएम ममता बनर्जी तक खुद इसमें इन्वॉल्व हो गई और वो खुद धरना प्रदर्शन करने लगी। जहां पर एक सीएम को किसी को इंसाफ दिलाना चाहिए, वो धरना प्रदर्शन पर उतर गई। और सबसे हैरान कर देने वाली बात यह थी कि आरजी कर मेडिकल हॉस्पिटल के प्रिंसिपल संदीप घोष को उन्होंने रातों रात ट्रांसफर दे दिया कोलकाता नेशनल मेडिकल कॉलेज में। जब यह बात स्टूडेंट्स को मालूम हुई, डॉक्टर्स को मालूम हुई, उन्होंने धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने उस कॉलेज को गेट तक बंद कर दिया ताकि संदीप घोष अपना पदभार न संभाल पाए कोलकाता नेशनल मेडिकल कॉलेज के अंदर। बात यहां पर भी खत्म नहीं हुई। 12 अगस्त को, जी हां 12 अगस्त को डॉक्टर्स ने एक मार्च निकाला। उस मार्च में ममता बनर्जी, वेस्ट बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भी शामिल हुई महिला संगठन के साथ और उन्होंने भी धरना प्रदर्शन किया। इसकी आवश्यकता कहीं से लगती नहीं थी, क्योंकि वो खुद एक ऐसी थी जो इंसाफ दिला सकती